नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजू मंजरी। आज का विषय काफी रोचक और विषय है मुक्त शिक्षा विश्वविद्यालय कितनी कारगर। और बिल्कुल सही, क्योंकि आज की जो शिक्षा है क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती है। मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा है आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। कितनी भ्रांतियां फैली है समाज में, इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर केडी प्रसाद जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडिशनल डायरेक्टर है इग्नू के, और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। कामकाजी लोगों के लिए वरदान है मुक्त विश्वविद्यालय। शिक्षा प्रणाली को बना रहा सुलभ। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से छूटे लोगों के जीवन को बना रहा आसान। आर्थिक स्थिति, दूसरे कॉलेजों में एडमिशन न मिलने या फिर ज्यादा दूरी की वजह से हर साल लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई को नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही छात्रों के लिए मुक्त विश्वविद्यालय किसी वरदान से कम नहीं है। मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षा एक लचीली और सुलभ शिक्षा प्रणाली है जो पारंपरिक विश्वविद्यालय की सीमाओं के बिना किसी भी उम्र, स्थान या पृष्ठभूमि के लोगों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करती है, ताकि शिक्षा वंचितों तक पहुंचे और लोग अपनी सुविधा और गति से सीख सके। मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताओं की बात करें तो इसमें खुला प्रवेश होता है, जिसकी वजह से इसमें शर्तें कठोर नहीं होती। लचीलापन, छात्र अपनी गति और समय के मुताबिक पढ़ सकते हैं, जो नौकरी पेशा या दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। दूरस्थ शिक्षा, इसकी एक विशेषता यह भी है कि अध्ययन सामग्री जैसे किताबें, ऑडियो वीडियो छात्रों तक पहुंचाई जाती है। सस्ती शिक्षा, अक्सर पारंपरिक विश्वविद्यालयों की तुलना में मुक्त विश्वविद्यालय की फीस कम होती है। देश में कई मुक्त विश्वविद्यालय हैं, जिनमें सबसे प्रमुख इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, बिहार डॉक्टर BR अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय और तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय उपलब्ध हैं। मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षा हर किसी के लिए कहीं भी कभी भी सीखने का द्वार खोलती हैं, जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से छूटे हुए लोगों के लिए वरदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आजकल की युवा जो है, गृहिणियां जो है, लाखों युवा आजकल एक विकल्प के तौर पर उभर कर उनके सामने आया है दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। लेकिन यह कितनी कारगर है, कितनी प्रासंगिकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर केडी प्रसाद, इग्नू के एडिशनल डायरेक्टर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और बिहार, डीडी बिहार के सारे तमाम दर्शकों का हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, आज का विषय ऐसा है जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं होती हैं जी। क्या यह विकल्प बन पाया है, कितना प्रासंगिक है ये आज के दौर में, क्या भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, यह जो डिस्टेंस एजुकेशन है क्या कितना हेल्पफुल होगा इस कड़ी में। तमाम चीजों पर हम बात करें। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप इग्नू के एडिशनल डायरेक्टर भी हैं। 1885 में जब इसकी स्थापना हुई, 40 वर्षों का एक लंबा सफर। सबसे पहले यही सवाल है कि इग्नू की आखिर आवश्यकता भारत को क्यों पड़ी? जी, बहुत ही सही आपने कहा, और ये प्रासंगिकता की तरफ ले जाने वाला एक बहुत ही सबल प्रश्न है। जब हम इग्नू जैसी विश्वविद्यालयों की उपयोगिता की तरफ देखते हैं, तो आपको जानकर के यह बड़ा ही आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष इस देश में डिफरेंट स्टेट बोर्ड से, तमाम स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी, CBSE से, ICSE और सारे लोगों से मिलकर के करीब 40 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पास करते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या को उच्च शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। और वैसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा का अवसर ट्रेडिशनल मोड ऑफ यूनिवर्सिटीज से या इंस्टीट्यूशन से, इंक्लूडिंग मेडिकल, इंजीनियरिंग और तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज पर नहीं लेने के बाद जो विद्यार्थी बच जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक चुनौती है, भारत सरकार के लिए, भारत के विश्वविद्यालयों के लिए। और ऐसे में इग्नू जैसी संस्थाएं उनका हैंड होल्डिंग करती है, और उनके मनोवांछित, जो उनके मन के अनुकूल जो ये कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में अपनी उपयोगिता एडमिशन लेकर के सिद्ध करते हैं।
दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि हमने कहा कि 40 वर्षों का एक लंबा सफर तय किया है जी। इग्नू ने। तो अब उस 1885 से 2024-25 तक का सफर कितना कुछ बदला है? इग्नू ने क्या कुछ दिया है देश को? अब जब इग्नू की स्पेसिफिक बात करें तो हमें याद आता है कि इग्नू की स्थापना सन जैसा 1985 में आपने कही कि जब हुई थी, तब हमारे पास सिर्फ 4 प्रोग्राम्स ऑन ऑफर थे। डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और छोटे 2 प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किए थे और उस वक़्त हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 4000 कुछ थी। और आज जब हम इन विद्यार्थियों की संख्या को उन 2025 के प्रकल्प में देखते हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या आज तकरीबन 33 लाख विद्यार्थी, मैं रिपीट करता हूँ, 33 लाख विद्यार्थी इग्नू जैसी विश्वविद्यालयों से अपने उच्च शिक्षा का जो उनकी जो आगे बढ़ने की जो ललक है, उसको पूरा करने के लिए इग्नू जैसी संस्थाएँ आगे हैं। 4 प्रोग्राम से शुरू हुआ यह विश्वविद्यालय, जी। आज तकरीबन 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को लेकर के, और ये प्रोग्राम्स वैसे प्रोग्राम नहीं हैं, ये प्रोग्राम रोजगार परक हैं, ये प्रोग्राम स्किल देने वाले हैं, ये प्रोग्राम एकेडमिक कंटेंट को एनरिच करने वाले हैं और ये प्रोग्राम उस तरह के कार्यक्रम के प्रोग्राम्स हैं, जिन प्रोग्राम्स को करने के बाद वह व्यक्ति अपनी समाज के लिए और सामाजिक इकाई के रूप में एक अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लायक बन जाता है। एक सवाल मन में ज़हन में ये भी आता है कि डिस्टेंस एजुकेशन आखिर किस वर्ग को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया? डिस्टेंस एजुकेशन की जब बात करें तो किसी वर्ग विशेष की तो बात हम नहीं कहेंगे। जी। हमारा वर्ग जब ये विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी या इसकी जब परिकल्पना भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा था, तो यह सोचा जा रहा था कि जिस तरह से एस्पिरेशंस लोगों के बढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में आने के लिए, और उस एस्पिरेशन के हिसाब से जो संस्थाओं की संख्या थी, वो कतिपय कम थी। और तब कोठारी कमीशन ने कहा था कि कोई अल्टरनेटिव मोड ऑफ एजुकेशन ढूंढने की जरूरत है। तब पहले ये सांध्यकालीन कक्षाएं आयोजित की जाती थी और सांध्यकालीन कक्षाएं आयोजित करने में भी कहीं कहीं दिक्कत होने लगी और फिर यह निर्णय लिया गया कि ये जो है हम कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन से इसकी शुरुआत हुई। 1961 में सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन से उच्च शिक्षा देने का शुरुआत किया, जो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, पारंपरिक व्यवस्थाओं से हट करके एक वैकल्पिक व्यवस्था 1961 में दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हुई और धीरे धीरे यही वैकल्पिक व्यवस्था अपनी एक पैठ बढ़ाते गई, जिस तरह से लोगों के बीच में ये इनकी पहुंच बनती गई। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुझे यह जान करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम अपने सारे तमाम दर्शकों को यह बता पाने में सफल हो पा रहे हैं कि उच्च शिक्षा का एक वैकल्पिक रूप है। अगर कन्वेंशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से अगर आप किसी भी वजहों से, चाहे उसकी फीस की कोई वजह हो या सामाजिक कुछ ऐसी परेशानी हो, आप या तो जॉब कर रहे हो, आपको ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, तो आपका विश्वविद्यालय जो है, इस तरह के मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए हैंड होल्डिंग करने का काम करती है। और ये एक सुखद आश्चर्य हम सब के लिए होना चाहिए कि आज उच्च शिक्षा में तकरीबन 25% विद्यार्थी, आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकरीबन 25% विद्यार्थी का जो कंट्रीब्यूशन है वो मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन से आता है। देखिए, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन की, तो एक दौर था जब सूचना क्रांति की शुरुआत ही हो रही जी भारत में जैसे देश में। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा, आपने बताया कि हमारा था कि लोगों को जोड़ना उस शिक्षा से। सुदूरवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो छोटे शहर हैं, वहाँ के युवाओं को या लोगों को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए, क्या-क्या चुनौतियाँ आपके सामने थी? चुनौतियों की जब बात करें तो हमने चुनौतियों से ही शुरुआत की थी और चुनौतियों को जब हम देखें तो हमने ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो चुनौती ये थी कि हम बड़े शहरों में तो हैं, हम सब डिवीजन लाइक लेवल तक तो हैं, लेकिन ब्लॉक और पंचायत लेवल तक नहीं पहुंच पाए। ये हमारी आज की भी
चुनौती है। और उस वक्त तो चुनौती ये थी कि कितने लोग हमें समझ पाएंगे। तो समझाना एक बार बड़ी चुनौती थी कि ये एक अल्टरनेट मोड ऑफ एजुकेशन है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन वैकल्पिक होते हुए भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत ही पुख्ता व्यवस्था है। इस पुख्ता व्यवस्था में आप अपनी विश्वसनीयता को ना कम समझें कि इग्नू जैसी संस्थाएं या मुक्त शिक्षा मुक्त विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं का कहीं कहीं कोई भी कमी है। तो हमारी पहली चुनौती उस वक्त ये थी कि सबसे पहली चुनौती ये थी हमारी कि किस तरह से लोगों के बीच में हम यह स्थापित कर सकें कि यह आपके पारंपरिक व्यवस्था के बराबर है। ये पहली चुनौती थी। और ये बहुत बड़ा सहयोग मिला सारे राज्यों का, सारे केंद्र सरकार का, और हम लोगों ने यह साबित कर पाए कि हम कहीं किसी से कम नहीं हैं। और उस वक्त हमें अध्ययन केंद्र खोलना, जब हम इसकी बात करेंगे कैसे हम डिलीवरी करते हैं, जब आपका प्रश्न आएगा तब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें टर्सरी लेवल पे, तीसरे लेवल पे जा करके हमें वहाँ पे कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाने वाले लोग की जो क्वालिफिकेशंस क्या होगी, क्या हमें काबिल एकेडमिक काउंसलर्स मिलेंगे, या टेक्नोलॉजी का कितना हमें सहयोग, कितना उसमें सम्मेलन करना है, कितना मीडिया मिक्स करनी है। ये सारी चुनौतियां थी। बट हमारे विश्वविद्यालय और हमारे सरकार के मदद से हम लोग ये तय कर पाए कि ये जो पहली एजुकेशन थी, पहले जो डिस्टेंस एजुकेशन की, जिसको हम पत्राचार पाठ संस्थान कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पाठ सामग्री उनको भेज पा रहे थे, उसको धीरे से हम लोगों ने उसको और सैटरडे संडे और ऑफ डेज में उनको बुला के काउंसलिंग क्लास कराना शुरू किए, रेडियो से, दूरदर्शन से और अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क से। जब हम आज बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम हैं, दूरदर्शन भी हुआ करता था। दूरदर्शन पे तो हमारे कार्यक्रम जाते थे, दूरदर्शन पे हमारे कार्यक्रम जाते थे। सुबह में अपने आप ड्राइंग रूम में बैठ करके इग्नू के लेसन्स को आप सुनते थे, देखते थे। और आज तो हमारा ये सवाल यही है कि आज तो तकनीकी रूप से हम काफी सक्षम हैं और कई देशों से आगे भी हैं। जी। तो आज के दौर में कितना प्रासंगिक, कितनी चुनौतियां हैं आपके सामने? आज चुनौतियां हमारी संख्या की है जी। हमारे पास इग्नू जैसी संस्थाओं में प्रतिवर्ष तकरीबन 14 से 16 लाख विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। 1000 से 14 लाख तक का ये प्रतिवर्ष का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। प्रतिवर्ष हमारे विश्वविद्यालय में करीब 14 से 16 लाख विद्यार्थी लेते हैं। और ये जो बड़ी संख्या है, उनको कैटर करने के लिए टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पहले हम सोशल मीडिया नेटवर्क से पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम उनको फेसबुक से पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम उनको एक्स से पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम यूट्यूब से पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारा खुद का जो ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन चैनल है, वो इन सारी चीज़ों को पहुंचाता है। और जो फीडबैक हमें विद्यार्थियों से जो मिलता है, बड़ा सुखद होता है कि आप जो है कम से कम हमें हमारे घर पे ही, और अगर किसी कारण से वो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब को या फेसबुक लाइव प्रोग्राम को नहीं दे सकता है उस सब वक्त, तो वो हमारे आर्काइवल्स में है, वो कभी भी उस कार्यक्रम को देख पाता है। और बड़ा सुखद आश्चर्य होता है, बहुत सुखद अनुभव होता है कि किस तरह से हम विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए विश्वविद्यालय जो नए नए आयाम लाता है। और वी फील वेरी सेटिस्फाइड कि किस तरह से हम विद्यार्थियों तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी। 1000 से लाख तक का सफर और 14 से 15 लाख हर वर्ष छात्र जुड़ रहे हैं। सब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हम भारत में शिक्षा की बात करते हैं, तो गार्जियंस का जो एक काउंसलिंग होती है, बहुत जरूरी होती है गार्जियंस को और खासकर स्टूडेंट्स को भी। तो जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके क्या सवाल होते हैं, उनके जहन में क्या पहले से क्या परसेप्शन लेके आते हैं डिस्टेंस एजुकेशन को लेके, गार्जियन भी खासकर? जी, जब भी हमारे यहाँ कोई सत्रारंभ होता है, तो सत्र के आरंभ में हम उनके लिए एक इंडक्शन मीटिंग का आयोजन करते हैं। और उस इंडक्शन मीटिंग में उनके गार्जियन और वो खुद भी बच्चे आते हैं, और उनसे हम ये बताते हैं कि आप हमसे जो पढ़ने आए हैं, तो आपके जितनी भी चीज़ें हैं उनको वहाँ सॉल्व करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम उनके अपने पठन पाठन की सारी पद्धति से हम उनको अवगत कराते हैं कि आपको कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग में आने का मतलब कतई ये नहीं है कि आपको हम लेक्चरिंग करेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल इस तरह से बनाई गई है कि स्टडी मटेरियल इज़ लाइक
योर टीचर्स आर इन प्रिंट, आपके शिक्षक उन किताबों में आपसे बात कर रहे हैं। और जब शिक्षक आपसे किताबों में बात कर रहे हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से अगर उसके बावजूद भी आपके पास कोई परेशानी है तो सैटरडे, संडे और किसी अन्य दिनों में जैसे अध्ययन केंद्र आपको बुलाता है, आप जाते हैं और अपनी डिफ़िकल्टीज़ को लेकर के अपने एकेडमिक काउंसलर्स से बात करते हैं। और इतना सुखद होता है उन काउंसलिंग क्लासेस में जाना। और उसके बाद अगर काउंसलिंग क्लासेस में नहीं जा रहे हैं तो हमारे जितने भी ज्ञानवाणी पे जो इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशंस है, उसकी सूचना हम उनके घर तक एसएमएस से, फेसबुक के माध्यम से और एक्स जिसको ट्विटर पहले कहते थे, ट्विटर के माध्यम से हम उनको भेजते हैं और वो विद्यार्थी उसको सुनता है। उच्च शिक्षा का मतलब जैसा कि आम लोग या युवा समझते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना तो है ही, जी। डिग्री लेना तो है ही, लेकिन अब रोजगार परक को भी जोड़ जी। कर देख रहे हैं। खासकर जब से माननीय प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट और आत्मनिर्भर होने की बात कही है, तो आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में मुक्त शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन कितना कारगर है? जी, ये एक बहुत बड़ी एक सोच जी, लोगों में है कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, किस तरह से टेक्निकल एजुकेशन हो, किस तरह से वोकेशनल एजुकेशन हो और उसकी ट्रेनिंग कैसे हो, ये जो मादा है, इसको प्रोवाइड करने की जो पोटेंशियल जो मुक्त विश्वविद्यालयों के साथ है, वो अन्यथा अन्य विश्वविद्यालयों के साथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एक एडवांटेज है मुक्त विश्वविद्यालय के साथ कि अगर किसी भी उस आयु वर्ग में अगर हमें किसी भी तरह के वोकेशन को उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसके स्किल को बढ़ाने के लिए या उसकी जो सोच और समझ में उसके बदलाव लाने के लिए अगर हमको कुछ करना है तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हर उस तरह के प्रोग्राम्स को हम हर जल्दी से लाते हैं और उस तरह के प्रोग्राम्स को हम ऑफ़र करते हैं। और उसमें ये अच्छी एक बात और भी है कि जब इस तरह के कार्यक्रम को रखते हैं तो उस जगह की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं कि वहाँ का जो इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है, वहाँ के सोशल वर्कर्स जो हैं उनकी क्या ज़रूरत है, या वहाँ के जो सारे लोगों को मिला करके हम वहाँ के नीड हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ की इंडस्ट्री में ये बच्चे जाकर के इंटर्न्स बने। मैं जयपुर में था, हमारी पोस्टिंग जयपुर में थी और हम वहाँ के जौहरी बाज़ार में जब हम घूम रहे थे तो हमारे कुलपति महोदय जो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा ये एक दिन में कितने बना पाता है, एक अंगूठी या एक हार कितने दिन बनाता है, और अगर उसको हमें अगर डिग्री दे दें तो इसकी एम्प्लॉयबिलिटी तो जो है वो होगी, इसकी स्किल बढ़ेगी और उसका जो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन जेम्स एंड ज्वेलरी हमने शुरू की और सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन जेम्स एंड ज्वेलरी हमने शुरू किया और वो प्रोग्राम चला और लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी। जो वर्कर जिन्हें 10,000 मिलता था, इस डिग्री को करने के बाद उनकी एम्प्लॉयबिलिटी अवश्य बढ़ी और उनको 15,000 या 20,000 मिलना शुरू हुआ। तो ये इस विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है जहाँ पे कि हम टेक्निकल, वोकेशनल एजुकेशन भी दे रहे हैं और उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सो दैट इसकी नए-नए कोर्स डिज़ाइन जी, भी कर रहे हैं। जिस ज़रूरत के जिसकी हिसाब से, उपयोगिता जी। जी, ज़रूरत के हिसाब से इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है, इंडस्ट्री ने हमें बताया और हमने इंडस्ट्री के हिसाब से उसके लिए प्रोग्राम बनाए और प्रोग्राम को जब हम डिलीवर करते हैं और जब बच्चों के चेहरे पे जब सैटिस्फैक्शन देखते हैं कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ते हुए देखते हैं, जी। तो ये अच्छा लगता है। जब नए कोर्सेज़ आप लाते हैं जी। मार्केट में, जब किस तरह से स्टूडेंट्स में इसकी अवेयरनेस जाती है? कैसे लोग जान पाते हैं कि कोई नया कोर्स है और इसके लिए वो कितने एप्लीकेबल है कि वो कर जी, सके? जी। ये किस तरह से कहते हैं आप? जैसा कि आपको हम जैसे कि आप बताना एक चाहें, उदाहरण जी, दीजिए आप। जैसा हम बताना चाहें जी, कि हमारा जो पूरा जो ऑपरेशन सिस्टम है, हम जो हमारी कार्यकलाप की जो प्रक्रिया है, वो त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। जी, दिल्ली मुख्यालय है और हर राज्य के राजधानी में या उनके बड़े शहरों में हमारे क्षेत्रीय केंद्र हैं और उनके देख-रेख में बहुत सारे अध्ययन केंद्र हैं। जब हम देखते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का अगर हमें करना हो, तो पहले तो हमारे स्कूल बोर्ड, एकेडमिक काउंसिल, इंडस्ट्री के लोगों को बुला करके, स्किल सेक्टर के लोगों को बुला करके या एकेडमिक सेक्टर के लोगों को बुला करके हम उस पाठ्यक्रम की हम एक रूपरेखा बनाते हैं। जी, उसके बाद उनका लेखन का कार्यक्रम चलता है और लेखन की प्रक्रिया
किताब लिखने जैसी नहीं है, यहाँ लेखन की प्रक्रिया अलग सी है कि जिसमें कि ऐसा लिखा जाता है कि टीच योर सेल्फ लर्निंग मटेरियल। जब ये जब हो जाती है और प्रोग्राम जब लॉन्च हो जाता है तो हमारे 69 जो 69 क्षेत्रीय केंद्र हैं, 69 क्षेत्रीय केंद्र के मदद से इस प्रोग्राम की अवेयरनेस बढ़ती है और उनके नीचे जितने भी अध्ययन केंद्र हैं, करीब 2200 से ज़्यादा जो अध्ययन केंद्र हैं पूरे भारत में, उनको है। और हमारी पहुंच सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर नहीं है, भारत की सीमाओं के बाहर 25 अन्य देशों में भी हमारी पहुंच है और उन पहुंच के हिसाब से हमारी जो आउटरीच है वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। और हमारे अवेयरनेस बढ़ाने का एक हमारा अपना एक कार्यक्रम है। जैसे हमारे ज्ञान दर्शन पे हम एक छोटे छोटे फिलर बना करके लोगों को बताते हैं, हम ज्ञानवाणी पे छोटे छोटे जो है जिंगल्स बना करके लोगों को सुनाते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम है। छोटी छोटी सामंजस्य है जो जी अपना रहता है ताकि सभी जो बॉडीज है सब एक साथ काम करें, तब ये मिलकर के जाके सक्सेसफुल होता है। एक सवाल ये भी है कि अब जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, भ्रांतियों की बात करते हैं, गार्जियन और जो भी युवा है या गृहिणियां हैं या जो कामकाजी लोग हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनमें एक भ्रांति होती है कि डिस्टेंस एजुकेशन में अगर गए तो रेगुलर क्लासेस से कहीं ये कमतर ना हो। क्या ये जो भ्रांतियां कैसे दूर करते हैं? ये इन भ्रांतियों में अब कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने और यूजीसी ने भी, जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो उनका ये कहना है कि इग्नू के द्वारा दी जाने वाली, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, पीएचडी हो, अवेयरनेस के प्रोग्राम हो, अवेयरनेस प्रोग्राम की तो कोई ऐसी नहीं है, बट इन सारे चीज़ों के डिग्री की वही इक्विवेलेंस है जो डिग्री किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की जाने वाली या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से प्राप्त की जाने वाली डिग्री के बराबर है। अर्थात यह कि जब यूजीसी ने आपसे कहा, जब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने आपसे कहा और सारे लोगों ने, सारी जो भारत में जितनी भी शिक्षा निकाय हैं, जितनी भी रेगुलेटरी हैं, अगर उन्होंने इनको एक एतबार पाया है, तो हम इन भ्रांतियों से, हम अपने दर्शकों से ये जरूर बताना चाहते हैं, इन भ्रांतियों में कोई ऐसी बात नहीं है। आपके पास यूजीसी के नोटिफिकेशन है, आपके पास एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के नोटिफिकेशन है, और 1996 में विश्वविद्यालय के स्टडी मटेरियल को कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ने बेस्ट मटेरियल ऑफ द ग्लोब कहा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये अवार्ड हमें एक बार नहीं, एक से अनेक बार मिला है। तो ये सिर्फ इन भ्रांतियों से हमें थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। एक और भ्रांति जैसे दूर करने की आवश्यकता है। कई स्टूडेंट्स से हमने बात की जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, उनके मन में है ये कहीं कि अगर मैं दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन में जाता हूँ, वहां से कोई डिग्री लेता हूँ, क्या ये सरकारी नौकरी लेने में दिक्कत पैदा करेगी या प्राइवेट सेक्टर में? कतई नहीं। जब आपके डिग्री की अहमियत वही है, आपका डिग्री का इक्विवेलेंस वही है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हर बार सिविल सर्विसेज में डिस्टेंस एजुकेशन से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक काफी बड़ी संख्या होती है। और इन बड़ी संख्या को देख करके लगता है, जब देश की सबसे बड़ी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग अगर हमारी डिग्री को मानता है, राज्य सेवा आयोग हमारी डिग्रियों को उसी तरह से, उसी शिद्दत के साथ उसकी महत्व को समझता है, हमारे विद्यार्थी पास किए हुए जेएनयू में है, हमारे पास किए हुए विद्यार्थी विदेशों में हैं, तो कहीं भी ये भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। और ये जो डिग्री के बारे में या इस तरह की जो और भी भ्रांतियां हैं, उनसे हमें आगे बढ़ करके थोड़ा सा अपने को जब चाहो आकर के पढ़ने की जरूरत है। हमारे यहाँ 2 सेशन शुरू होते हैं, जनवरी का सेशन और जुलाई का सेशन, और कोशिश ये होती है कि विश्वविद्यालय की जो पूरी जो मैंडेट है कि हर घर उच्च शिक्षा की अलग जगानी है, उस अलग जगाने में हमारा विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय के लीडरशिप पूरी तरह से कटिबद्ध है कि किस तरह से उच्च शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि हर घर में शिक्षा का अलग जगाना है। एक सवाल यह है कि एनईपी 2020 आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि जीईआर वो 50% तक पहुंचाने की बात कही गई है। क्या वहां तक हम पहुंच पाए हैं या फिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना 50% तक पहुंचने के लिए सब फेस किया जा रहा है? जी, यहाँ पे थोड़ा सा गंभीरता से हमें जवाब देने की जरूरत है। एनईपी 2020 बहुत उम्मीद के साथ कन्वेंशनल मोड की यूनिवर्सिटी हो या हमारी जैसी
मुक्त शिक्षा देने वाली विश्वविद्यालय हो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हायर एजुकेशन में आज भी हमारा प्रतिशत, हमारी पार्टिसिपेशन, जो मुक्त विश्वविद्यालय का जो शेयर है वो 25% से ज़्यादा है। यकीन मानिए कि अगर मुक्त विश्वविद्यालय के में ही ये पोटेंशियल है कि अगर 2035 तक जीआर को 50% तक बढ़ाना है, 50% तक ले जाना है, तो मुक्त विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उसमें अपनी योगदान होगा। और हम पूरी तरह से इग्नू जैसी संस्थाएं पूरी तरह से तैयार है कि किस तरीके से हम जन जन तक पहुंच करके ये 2035 का जो मैंडेट है, सरकार की जो बहुत बड़ी सोच है कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को हमारे देश में मजबूत बनाना है, हर कोई को उच्च शिक्षा के दायरे तक लाना है, तो इग्नू का बहुत बड़ा योगदान होगा। और वी आर वेरी वेरी इसको एक चैलेंज के रूप में लेकर के हम ये देखना चाहते हैं कि 2035 तक हम किस तरीके से 50% का जो हमें जो चुनौती दी गई हम सारे विश्वविद्यालयों को, उसमें इग्नू और मुक्त विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसी से एक सवाल उठता है जी। जब ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करने की बात करते हैं, भारत एक युवा देश माना जाता है। हजारों लाखों जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में माइग्रेट हो जाते हैं, विदेश जाते हैं। तो विदेश देश में ही वो शिक्षा मिल सके, इसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए, अब तो बाहर की यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ आ रही हैं जी। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके लिए है कि हम अपने स्टैंडर्ड को इतना मुकम्मल करें जी। कि हमारे विद्यार्थी बाहर न जाएं। जब वो विश्वविद्यालय, बाहर की विश्वविद्यालय हमारे पास आ रही हैं और हम अपने स्टैंडर्ड को, अपने पठन पाठन की पूरी व्यवस्था को इतना मजबूत करें, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई चुनौती है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से हमारे विश्वविद्यालयों की रैंकिंग आ रही है, NIRF रैंकिंग की बात कर लीजिए या और भी तमाम तरह की रैंकिंग्स जो भारत सरकार लेकर के आती है, हमें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है हम विश्वविद्यालयों को। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कहीं कतई भी किसी भी विदेशी विश्वविद्यालयों की तुलना में कतई कम नहीं आके जाएंगे। एक सवाल ये आपसे कह रही हूँ कि आज जो भी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति में है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, लेकिन और क्या बेहतर किस तरह से हो सकता है? जी। इसके लिए क्या आपकी सोच है? जी, अब इसकी सोच जस्ट ये हम बताना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हिसाब से कि अगर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, बहुत ही टेक्नोलॉजी सेवी है, तो टेक्नोलॉजी से देने की कोशिश करते हैं। मोबाइल लर्निंग की बात सोच रहे हैं, हम मशीन लर्निंग की बात सोच रहे हैं, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में लोगों को लेकर के जाने की बात कर रहे हैं, पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करने की चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी आने वाले समय में इग्नू को एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय की तरफ ले जाएगी। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो हमारे साथ थे डॉक्टर केडी प्रसाद, इग्नू के एडिशनल डायरेक्टर, जिन्होंने जो डिस्टेंस एजुकेशन कितनी कारगर है, कितनी भ्रांतियां फैली है, उसे दूर करने की कोशिश की और ये भी बताई कि जो मूल मंत्र है दूरस्थ शिक्षा का, डिस्टेंस एजुकेशन का, वो यही है कि हर घर में शिक्षा का अलग जगह। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।